हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ओमसी कोचिंग क्लासेस में। आज हम बात करेंगे हेनरी के नियम पर। उसके पहले हम लोग एक टॉपिक ले रहे हैं विलेयता, सॉल्युबिलिटी। तो बारी बारी से हम सबको समझते हुए चलते हैं। विलेयता क्या होता है अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे आप देखिए, किसी अवयव की विलेयता एक निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई उस पदार्थ की अधिकतम मात्रा होती है। तो ये आप याद रखिएगा, कोई भी पूछता है विलेयता के बारे में तो आप उसको बताएंगे कि विलेयता, किसी अवयव की विलेयता एक निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई उस पदार्थ की अधिकतम मात्रा होती है। जो उस पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हुई होगी उसे ही हम उस पदार्थ की क्या कहेंगे, विलेयता कहेंगे। यह विलेय एवं विलायक की प्रकृति तथा ताप एवं दाब पर निर्भर करती है ना। इन कारकों का प्रभाव का अध्ययन ठोस अथवा गैस की द्रवों में विलेयता पर करें। यहाँ पे हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पे अभी हम उसकी चर्चा करेंगे आगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि ताप और दाब का प्रभाव कैसे पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक ग्लास है, उसमें आप 1 चम्मच चीनी घोलते रहिए और जब वो चीनी घुल जाए फिर आप दोबारा उसमें 1 चम्मच चीनी डालिए। आप ऐसा करते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि अब वो जो चीनी है वो घुलना बंद हो जाएगी, अब वो नीचे बैठना शुरू होगी। तो अब इस स्थिति में अगर आपको चीनी को घोलना है तो आप क्या करेंगे, ताप को बढ़ा दीजिए। जब आप ताप को बढ़ाएंगे फिर घुलना शुरू हो जाएगा, फिर वो घुलना शुरू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ताप को बढ़ाने पर जो विलेय की घुलनशीलता होती है वो बढ़ने लगती है। तो उसी प्रकार हम वो विलेय कैसा है और विलायक कैसा है, उसकी प्रकृति और ताप और दाब पर निर्भर करती है। जैसे मान लीजिए, आगे हम चर्चा भी करेंगे। फिर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जब हम ताप को बढ़ाते हैं तो विलेयता क्या होती है, बढ़ती है। और डिपेंड ये करेगा कि वो विलयन तैयार हो रहा है वो कैसा है, ऊष्माक्षेपी है कि ऊष्माशोषी है। अगर वो ऊष्माक्षेपी होगा तो लासातले नियम का हम उपयोग करेंगे और फिर हम बताएंगे कि ताप कम होना चाहिए कि ज़्यादा होना चाहिए। तो इसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। ओके, चलिए बारी बारी से हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले हेडिंग है ठोसों की द्रवों में विलेयता। हमारे पास ठोस है, उसको हम द्रव में घोल रहे हैं। ओके, चलिए इस हेडिंग में देखते हैं क्या लिखा है। प्रत्येक ठोस दिए गए द्रव में नहीं घुलता। जैसे सोडियम क्लोराइड, नमक व शर्करा, चीनी जल में आसानी से घुल जाते हैं, आप सब जानते हैं। जबकि नैफ्थलीन और एंथ्रासीन जो कि कार्बनिक विलायक हैं, हम कहेंगे ये नहीं घुलते। तो पानी में नमक और चीनी तो घुल जाते हैं, लेकिन नैफ्थलीन और एंथ्रासीन नहीं घुलते। अगर पानी में आप मिट्टी का तेल डालेंगे, क्या घुलेगा? वो नहीं घुलेगा। दूसरी ओर नैफ्थलीन व एंथ्रासीन बेंजीन में आसानी से घुल जाते हैं, जबकि सोडियम क्लोराइड और शर्करा नहीं घुलते। यह देखा गया है कि ध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं, जबकि अध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं। ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो आपको ये बातें याद रखनी है कि जो ध्रुवीय विलेय है वो ध्रुवीय विलायकों में, जबकि अध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि समान को घुलता है। ये एनसीईआरटी है और एनसीईआरटी ने लिख दिया है समान को घुलता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको आप याद रखिएगा। चलिए आइए समझते हैं घुलना किसे कहते हैं। जब हम एक गिलास में पानी लेकर उसमें हम 1 चम्मच नमक डालते हैं, तो अब अगर हम वो कांच का गिलास ले रखे हैं और देखते हैं वो घुलता कैसे है, तो आप ये पाएंगे, जो कि हमें एनसीईआरटी ने समझा रखा है। देखते हैं क्या है। इन्होंने क्या बताया, जब एक ठोस विलेय द्रव विलायक में डाला जाता है तो यह उसमें घुलने लगता है। आप ये प्रयोग करिएगा। ओके, कांच का गिलास लीजिए और आप उसमें नमक डालिए, देखते हैं क्या होता है उसमें, उसको घोलिए आप, है ना। जब आप देखते हैं घुलने लगता है,
यह प्रक्रिया विलीनीकरण, क्योंकि वो उसमें विलीन हो जा रहा है, गायब हो जा रहा है। ओके, जब आप पानी में आप नमक डालिए या चीनी डालिए, जब उसमें घुल जाता है तो क्या आपको नमक दिखता है? वहां पे नहीं दिखता, क्योंकि वो उसमें विलीन हो गया है। हम कहेंगे विलीन हो गया या घुल गया है। इससे विलयन में विलेय की सांद्रता बढ़ने लगती है। बिल्कुल, जैसे जैसे आप चीनी की मात्रा बढ़ाते जाएंगे तो हम कहेंगे कि विलेय की सांद्रता, विलेय क्या है? चीनी, बढ़ने लगती है, वो और मीठा होने लगता है, आपको पता है। इसी समय विलयन में से कुछ विलेय के कण, जब विलीनीकरण की क्रिया हो रही है, इसी समय कुछ विलेय के कण ठोस विलेय के कणों के साथ संघट्य मतलब टक्कर करके विलयन से अलग हो जाते हैं, विलयन से अलग हो जाते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। ध्यान देना, जब अगर आपसे कोई पूछ ले क्रिस्टलीकरण क्या होता है, तो आप उसको यही बताएंगे, जब विलेय के कण ठोस विलेय के कणों के साथ टक्कर करके विलयन से अलग हो जाते हैं, वो आपको अलग दिखाई देने लगते हैं, तो हम कहेंगे यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। एक ऐसी स्थिति आती है जब दोनों प्रक्रियाओं की गति समान हो जाती है। जब दोनों प्रक्रियाओं की गति समान हो जाती है, इस परिस्थिति में विलयन में जाने वाले विलेय के कणों की संख्या विलयन से पृथककारी कणों की संख्या की क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी और गतिक साम्यावस्था पहुंच जाएगी। मतलब किसके किसके बीच में हो रहा है? क्रिस्टलीकरण भी की गति जो हो रही है, अलग होने की प्रक्रिया जो हो रही है, घुलने की प्रक्रिया हो रही है। जब ये दोनों बराबर हो जाता है तो हम कहेंगे एक गतिक साम्यावस्था पहुंच जाती है। इस स्थिति में दिए गए ताप और दाब पर विलयन में उपस्थित विलेय की सांद्रता स्थिर रहेगी। तो जब ये स्थिति आ जाती है कि क्रिस्टलीकरण की क्रिया और घुलनशीलता, विलीनीकरण क्रिया, अगर ये दोनों एक साथ बराबर होने लगे तो विलयन की जो सांद्रता होती है, अब हम कहेंगे वो बढ़ना बंद हो जाएगी। विलेय की सांद्रता अब स्थिर होगी, अब आप कुछ भी कर लीजिए उसमें वो बढ़ेगी नहीं। अगर हमें और घोलना है, तो उसके लिए हमें सहायता लेनी पड़ेगी ताप और दाब की। उसके लिए किसकी सहायता लेनी पड़ेगी? ताप और दाब की। मान लीजिए आप ये प्रयोग करिएगा, जैसा कि मैंने बता दिया आपको पहले ही कि एक गिलास में आप पानी लीजिए, उसमें आप चम्मच चीनी डालिए, घोलिए, घुल जाएगा। दूसरी चम्मच चीनी डालिए, घुल जाएगा। तीसरी चम्मच डालिए, चौथी चम्मच डालिए। आप उस स्थिति तक पहुंच जाइए कि जब वो चीनी घुलना बंद कर दे और वो तली में नीचे बैठना शुरू कर दे। ओके, जितना आप घोल सकते हैं वो घोलिए और फिर आप एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जब चीनी के जो विलेय के कण हैं वो घुलने से मना कर देंगे। तो अब इस स्थिति में हम कहेंगे कि विलेय की सांद्रता बढ़नी बंद हो जाएगी, अब वो स्थिर हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और ये हम बात जानते हैं कि विलेय और विलायक किसके बराबर होते हैं? विलयन की। यहाँ पे गतिक साम्य है, इसलिए हम यहाँ पे साम्य का चिन्ह भी लगा सकते हैं। ओके, गतिक साम्य दोनों में रहेगा। तो अब आगे हम लोग देखते हैं, जब गैस को, अब देखिए क्या कह रहा है, जब गैस को द्रवीय विलायक में घोला जाता है। अब बात अभी किसकी कर रहे थे? ठोस को द्रवीय विलायक में घोलते थे। अब हम क्या करने जा रहे हैं? गैस को द्रवीय विलायक में घोल रहे हैं। तब भी ऐसा ही होता है। ध्यान देना, जो बात हमने पहले सीखी थी वही बातें इसमें भी लागू होंगी। इस प्रकार का विलयन जिसमें दिए गए ताप एवं दाब पर और अधिक विलेय नहीं घोला जा सके, हम कहेंगे संतृप्त विलयन कहलाता है। तो संतृप्त विलयन की परिभाषा ये हो गई कि हम कहेंगे विलयन जिसमें दिए गए ताप और दाब पर ना तो ताप को बढ़ाना है ना दाब को बढ़ाना है, कम करना है, और अधिक विलयन नहीं घोला जा सके, हम कहेंगे संतृप्त विलयन। और हम कहेंगे आगे, एवं वह विलयन जिसमें उसी ताप और दाब पर अधिक विलेय घोला जा सके, संतृप्त विलयन कहलाता है। वह विलयन जो बिना घुले विलेय के साथ गतिक साम्य में होता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। हम कहेंगे एवं इसमें विलायक की दी गई मात्रा घुली होती है, विलेय की अधिकतम मात्रा होती है। ऐसे विलयन में विलेय की सांद्रता उसकी विलेयता कहलाती है। विलेयता को हमने अभी इसके पहले समझा था,
विलेय की अधिकतम मात्रा जो घुली हुई होती है उस विलयन में, उस विलेय की क्या कहलाती है? विलेयता। हम कहेंगे उस विलेय के लिए वो विलेयता कहलाएगी। ओके, तो यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। संतृप्त विलयन का मतलब है, अगर मैं आपको एक उदाहरण से समझाना चाहें तो मान लीजिए आपके घर में एक पंडित जी हैं और वो जो है उनकी पूड़ी खाने की जो क्षमता है वो 10 पूड़ी खाने की क्षमता है। तो अगर मान लीजिए आप उनको 5 ही पूड़ी दे देंगे, क्या वो संतृप्त हो पाएंगे? नहीं। ओके, तो जब तक उन्हें आप 10 पूड़ी ना दे दें तब तक वो संतृप्त नहीं होंगे। हम कहेंगे वो तृप्त नहीं होंगे, तो क्योंकि उनकी जो क्षमता थी वो 10 की थी। अगर आप उनको 8 भी देंगे, 9 देंगे तो संतृप्त नहीं होंगे, वो कहलाएंगे असंतृप्त। पंडित जी आए, खाने की क्षमता थी 10 पूड़ी, आपने दिया उनको 5 पूड़ी, क्या वो तृप्त होकर लौटेंगे? तो हम कहेंगे वो तृप्त होकर लौटेंगे नहीं, वो असंतृप्त होंगे। ओके, उसी प्रकार अगर आपने 10 के 10 खिला दिया तो वो संतृप्त होंगे, अब डकार भी लेंगे वो, है ना। तो ये कि बहुत ही अच्छा उदाहरण मैंने आपको समझाया कि संतृप्त और असंतृप्त का। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब आइए देखते हैं क्या लिखा है इसमें। पहले हम देख चुके हैं कि एक पदार्थ में दूसरे की विलेयता पदार्थों की प्रकृति पर निर्भर करती है। बिल्कुल, पदार्थों की प्रकृति कैसी होगी? हमने देखा था कि जो नमक और चीनी है वो पानी में घुल जाता है, लेकिन यही बेंजीन में नहीं घुलता। ओके, इसके अतिरिक्त 2 अन्य कारक ताप और दाब पर भी इस प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। अब आइए समझते हैं ताप और दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर हम इसकी चर्चा करें ताप के प्रभाव पर, तो आइए देखते हैं ताप का प्रभाव, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो ठोसों की द्रवों में विलेयता, ठोसों की द्रवों में विलेयता पर ताप परिवर्तन का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, चीनी घुलना अगर बंद हो गई, आप ताप देना शुरू करिए, घुलना शुरू हो जाएगी। लेकिन बात चीनी की नहीं, हम सभी की बात करेंगे, इसलिए ये समझना जरूरी है कि ताप को हमें बढ़ाना चाहिए कि ताप को कम करना चाहिए। वो डिपेंड करेगा कि किस हिसाब से हमारा विलेय या विलायक है। आइए इसको समझते हैं। ठोसों की द्रवों में विलेयता पर हम बात कर रहे हैं, ठोस की द्रवों में विलेयता, जैसे चीनी को आप पानी में घोल रहे हैं, ताप परिवर्तन का महत्वपूर्ण प्रभाव है। अब देखिएगा हम इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहा है गतिक साम्य होने के कारण, क्योंकि यहाँ पे क्या है, साम्य है, और साम्य अवस्था आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है, और साम्य अवस्था में आपने ले सैतेलिए का नियम भी पढ़ा हुआ है। तो अगर गतिक साम्य, जैसा कि मैंने पहले बताया कि गतिक साम्य अवस्था अगर है तो साम्य है तो ला सैतेलिए नियम है। आपको पता है कि साम्य अवस्था में ला सैतेलिए नियम का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। तो उसी प्रकार ही कह रहा है कि अगर वो गतिक साम्य में है तो ले सैतेलिए नियम का पालन करना चाहिए। सामान्यतः यदि निकट संतृप्तता प्राप्त विलयन में घुलने की प्रक्रिया, मान लीजिए अभी वो संतृप्त नहीं हुआ है, बस संतृप्त होने वाला है, और जो घुलने की प्रक्रिया है वो कैसी है, उष्माशोषी है। मतलब जब वो घुल रहा है तो वो उष्मा को अब्जॉर्ब कर रहा है। ओके, तो ताप के बढ़ने पर विलेयता बढ़नी चाहिए। ओके, तो ला सैतेलिए नियम के अनुसार ही मैं बात कर रहा हूं। अगर आप भूल गए होंगे तो आप साम्य अवस्था में देखकर पढ़ लीजिएगा और बेहतर समझ में आपको आएगा। ओके, तो उष्माशोषी अगर है तो उष्मा को एब्जॉर्ब करेगी वो विलयन, है ना। तो उष्मा को एब्जॉर्ब करेगी, प्रवृत्त होगी, तो आप जब ताप बढ़ाएंगे तो एब्जॉर्बेशन मतलब अवशोषण ज्यादा होगा और प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, मतलब घुलनशीलता अधिक होगी। तो जब आप किसी भी पानी में चीनी को घोलते हैं तो आप उसको चिम्मच से हिलाते हैं ना, तो चिम्मच से आप उसको घोलते जब हैं तो आप ऐसा करके उसको उष्मा दे रहे हैं, क्योंकि आप कार्य कर रहे हैं और कार्य उष्मा है। तो आप ध्यान रहे हैं जब आप उस पर कार्य कर रहे हैं तो आप उष्मा दे रहे हैं, तो उष्मा को ग्रहण करके उसकी घुलनशीलता बढ़ जाती है। तो वो कैसी उसकी प्रवृत्ति होगी, उष्मा शोषी की प्रवृत्ति होगी। तो ताप बढ़ाने पर उसकी विलेयता बढ़नी चाहिए और बढ़ेगी ही। ओके, इसी प्रकार यदि यह उष्माक्षेपी हो, आप कोई चीज घोल रहे हो और वो वैसे उष्मा निकाल रहा है, ओके, तो हम कहेंगे कि ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होगी, कम होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा विलयन है कि आप उसको घोल रहे हो, वो उष्मा को बाहर निकाल रहा है, तो आप ताप को नहीं देना चाहिए। ला सैतेलिए नियम ने ये बताया हुआ है कि आपको अगर अधिक प्रोडक्ट चाहिए, अधिक उत्पाद चाहिए, तो उष्माक्षेपी वाले प्रक्रिया में ताप कम होना चाहिए। याद करिए हम लोगों ने कि बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल पढ़ा था अमोनिया के निर्माण में। तो अमोनिया के निर्माण में ताप को कम रखा गया था क्योंकि वो उष्माक्षेपी था,
तो याद रखिएगा, उष्माशोषी के लिए ताप को बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी, और उष्माक्षेपी है तो ताप को कम करने पर विलेयता बढ़ेगी। ये बात समझ में आ गई है आपको? तो ये ताप का प्रभाव हो गया। तो अब आगे बात करेंगे हम लोग, आगे आ जाइए दाब का प्रभाव। ओके, तो अगर हम दाब की प्रभाव की बात करें तो जरा देखिएगा, दाब का प्रभाव भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप आज कोका कोला की बोतल खोलेंगे तो निश्चित रूप से उसमें गैस बाहर आएगी, है ना। तो ये दाब के द्वारा ही ऐसा संभव हो पाया है कि जब किसी भी गैस को हम लोगों ने क्या किया, जब किसी गैस को हम लोगों ने द्रव में घोल दिया। ये कैसे संभव हो पाया? दाब के प्रभाव के, कोई ताप से नहीं हो पाया वहां पे। ओके, तो ताप का अपना अलग महत्व है, दाब का अपना अलग महत्व है। यही हमें सीखना है कि दोनों में क्या अंतर है और क्या क्या सबका प्रभाव होता है। तो आइए समझते हैं दाब का प्रभाव। ठोसों की द्रव में विलेयता पर, अब बात करेंगे ठोस की द्रव में विलेयता पर दाब का कोई सार्थक प्रभाव नहीं होता। तो याद रखिएगा यहाँ पे कि अगर हम घोल रहे हैं किसको, ठोस को द्रव में, हमने आपको एग्जांपल दिया कोका कोला, तो उसमें गैस और द्रव है, तो उसकी चर्चा अभी हम यहाँ करेंगे। गैस और द्रव है, चर्चा हम यहाँ करेंगे। तो अभी ये एनसीईआरटी ने क्या लिखा है कि ठोस की द्रव में जो विलेयता है उसका दाब पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? इन्होंने बताया है क्योंकि ठोस एवं द्रव अत्यधिक असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य होते हैं, असंपीड्य का मतलब क्या होता है? आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा इसको, है ना। संपीड्य जिनको हम लोग दबा सकें, असंपीड्य जिसको ना दबा सकें। जैसे आपने पढ़ा होगा कि क्वार्टज के कण होते हैं, बहुत ही, है ना, वो बहुत ही असंपीड्य होता है, उसको दबाया नहीं जा सकता। तो उसी प्रकार ठोस और द्रव, इनको हम लोग दबा नहीं सकते। ओके, क्योंकि ये कैसे होते हैं? अत्यधिक असंपीड्य, अत्यधिक असंपीड्य, इनको दबाया नहीं जा सकता। तो अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि ठोसों की द्रवों में विलेयता पर दाब का कोई सार्थक प्रभाव क्यों नहीं होता है, तो आप उसको कहेंगे क्योंकि ठोस और द्रव अत्यधिक असंपीड्य हैं। जैसे क्वार्टज असंपीड्य होने के नाते हम कहेंगे उसको हम दबा नहीं सकते हैं। ओके, उसी प्रकार ठोस और द्रव की जो प्रवृत्ति है तो हम इसमें दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ओके, तो यहाँ पे लिखा है सामान्यतः अप्रभावित रहते हैं। कोई एक दो अपवाद अगर होंगे तो बात उनकी छोड़ दीजिएगा, बाकी हम हमेशा बताएंगे इन पे कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता। अब इम्पॉर्टेंट है आपके लिए गैसों की द्रवों में विलेयता। तो गैसों की द्रव में विलेयता को समझते हैं। इसमें क्या लिखा है? बहुत सी गैसें जल में घुल जाती हैं, बहुत सी गैसें जल में घुल जाती हैं। ऑक्सीजन जल में बहुत कम मात्रा में घुलती है, ऑक्सीजन जल में बहुत कम मात्रा में घुलती है। ऑक्सीजन की यह घुली हुई मात्रा जलीय जीवन को जीवित रखती है। आपको ये भलीभांति पता है कि जो मछली होती है वो फेफड़े, गलफड़े उसके होते हैं, फेफड़े नहीं होते हैं, गलफड़े होते हैं, तो पानी को अपने अंदर लेती है और बाहर निकालती है। तो इस स्थिति में वो करती क्या है? पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन है उसको ग्रहण कर लेती है, पानी को फिर बाहर निकाल देती है। इस प्रकार वो सांस लेती है, ये सभी आप जानते हैं। तो कहीं ना कहीं गैसें जो है वो द्रव में घुली होती हैं। आप आगे देखिए क्या लिखा है इसमें, गैसों की द्रव में विलेयता ताप और दाब द्वारा बहुत अधिक प्रभावित होती है। हमने कहा जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, दाब बढ़ने पर गैस की विलेयता बढ़ती जाती है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप दाब बढ़ाते हैं तो गैसों की विलेयता बढ़ेगी, किसमें? द्रव में। किसमें? द्रव में। जैसे मैंने कहा कोका कोला का एग्जाम्पल दिया, तो कोका कोला में जो द्रव उसमें भरा हुआ है, जो केमिकल है, उसमें कौन सी गैस होती है? CO2 गैस होती है। तो उसको दाब लगाकर उसमें भरा गया होता है, ओके, ताकि वो जल्दी खराब ना हो। तो जब आप ढक्कन खोलते हैं तो वो गैस बाहर निकलती है, ओके, तो वही वो गैस होती है जो उस द्रव में घुली हुई होती है। तो अब इसमें हम आगे चर्चा करने वाले हैं। आप इस चित्र को देखिए, यहाँ पर जो आप निचला भाग देख रहे हैं ये एक द्रव है, और ऊपर जो रंगीन भाग आप देख रहे हैं ना, ये क्या है? गैस है। और हमने ऊपर से क्या वेट रखा, मतलब दाब लगाया। जब अभी तो दाब कम है, अभी हमने एक वेट रखा है, आप यहाँ देख सकते हैं, अभी मैंने एक ही वेट रखा है। अब आप देखिएगा यहाँ पे हमने ऐसे 3 वेट रख दिए। जब आप 3
वेट रखेंगे, भार रखेंगे, तो निश्चित रूप से इस पर दाब पड़ेगा, और जब इस पर दाब पड़ेगा तो ये पिस्टन नीचे की तरफ आएगा, और जब पिस्टन नीचे की तरफ आएगा तो आप देख सकते हैं ये कौन सा भाग था, ये भाग था द्रव का, और ये कौन सा भाग था, ये भाग था आपका गैस का। तो आप देख सकते हैं गैस की जो मात्रा है वो कम हुई कि नहीं कम हुई, इसका मतलब गैस गई कहाँ, गैस इसी द्रव में क्या हो गई, विलीन हो गई। तो हम ये देख रहे हैं कि जब हम दाब आरोपित करते हैं तो गैस जो होती है वो द्रव में घुल जाती है। तो इस नियम को हेनरी ने दिया था कि दाब के बिल्कुल समानुपाती होती है, जो विलेता है वो दाब की बिल्कुल समानुपाती होती है। तो आप यहाँ इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। आइए अब आपको यहाँ पे नोट्स में लिखना है गैसों की द्रव विलायक में विलेयता पर दाब का प्रभाव। ओके, दाब का क्या प्रभाव है उसको हम लोग देखते हैं। हेनरी का नियम, इसे हम हेनरी का नियम कहते हैं। किसी दिए गए ताप पर गैसों की विलेयता दाब के समानुपाती होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि विलेयता जो है वो दाब के सीधे क्या होगी, समानुपाती होगी। ये बातें हमने अभी जहाँ सीखी हैं वही बातें यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। तो अब यहाँ से अगर हम विलेयता को यस मान लें तो यस समानुपाती P, तो लिख सकते हैं S1/S2 बराबर P1/P2। इसलिए लिख रहे हैं ताकि हम जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें, अगर हमें विलेयता संबंधित कोई बात दी गई है, दाब से संबंधित कोई बात दी गई है, तो ये रिजल्ट हम लोग अपनाएंगे। ओके, तो अब आगे हम बढ़ते हैं हेनरी के नियम पे। तो हेनरी ने क्या कहा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। हेनरी के नियम के अनुसार किसी गैस का आंशिक वाष्प दाब, अगर हम पी गैस की बात करें, ये आंशिक वाष्प दाब है, विलयन में उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो आप देख सकते हैं गैस का जो आंशिक दाब होगा, आंशिक वाष्प दाब होगा, वो हम कहेंगे गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। समानुपाती का चिन्ह हटेगा, नियतांक आएगा KH, इसे कहते हैं हेनरी नियतांक। ये आपका फॉर्मूला तैयार। ओके, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद रखिएगा। अगर कहीं भी हेनरी का नियम आता है आपके समक्ष तो P गैस बराबर KH इंटू X गैस। X क्या है, मोल प्रभाज। ओके, अब आप आगे देखिए, यहां पर KH को क्या कहते हैं, हेनरी नियतांक, मैंने जैसा बताया आपको। अब KH का जो मान है वो गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसके पहले हमने देखा था कि जो विलेयता है वो गैस की प्रकृति कैसी है इस पर जरूर डिपेंड करेगा। तो ये जो नियतांक है ये गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, अर्थात अलग अलग गैसों का KH भी अलग अलग होता है। आप ये ग्राफ देख सकते हैं, इस ग्राफ में आपको गैस के मोल प्रभाज और गैस के आंशिक वाष्प दाब के बीच में ग्राफ प्लॉट है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे जैसे मोल प्रभाज बढ़ता जाएगा हम कहेंगे P गैस भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि समानुपाती है। मान लीजिए Y समानुपाती है X, तो यही तो ग्राफ होगा। तो बस वही सेम चीज आप देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये ग्राफ में बात हो गई। अब आप एक और वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र देखिए जो मैंने इसको सवालों को हल करने के लिए बनाया गया है। आप इसे अच्छे सवाल जो देख सकते हैं वहाँ इससे बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। सवालों के लिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बातें पहले मैंने पढ़ाई हुई है, लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे मोल कॉन्सेप्ट में, बिना इस फार्मूले के निश्चित रूप से सवाल सही नहीं हो पाएगा। गैस का आंशिक वाष्प दाब यदि नहीं दिया गया हो, ये मैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, जब आप कोई भी सवाल हल करेंगे उसके लिए ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओके, गैस का आंशिक वाष्प दाब यदि नहीं दिया गया हो तो निम्न सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो अगर मान लो कोई सवाल आप हल कर रहे हैं, आपको वाष्प दाब दिया ही, आंशिक वाष्प दाब दिया ही नहीं है, उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, गैस का आंशिक वाष्प दाब, ये डाल्टन ने बताया, बराबर होगा गैस का मोल प्रभाज गुणे कुल दाब। तो निश्चित रूप से याद रखिएगा, यदि आंशिक वाष्प दाब नहीं दिया होगा तो आपको कुल दाब जरूर दिया गया होगा। ओके, तो गैस का मोल प्रभाज आपको पहले से मालूम रहेगा, गुणा कर देंगे, गैस का आंशिक वाष्प दाब हमें मिल जाएगा। गैस का, चाहे हम वाष्प दाब की बात करें या दाब की बात करें, उस हिसाब से चर्चा हो जाएगी। ये बात किसने बताई थी, डाल्टन ने बताई थी। और हमें ये भी पढ़ लिया है X गैस बराबर होता है N गैस बटे N गैस प्लस N विलायक, क्योंकि जो गैस है उसको हम द्रव विलायक में घोल रहे हैं, और गैस का मोल प्रभाज बराबर गैस के मोल बटे गैस के मोल प्लस द्रव विलायक जो भी है उसके मोल, ये हमने पहले ही पढ़ लिया है। ओके,
तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अगर हेनरी के नियम में आपको कोई दो फार्मूला याद करना है तो वो एक यही है कि पहला तो पी गैस बराबर के एच इंटू एक्स गैस, और दूसरा गैस का आंशिक दाब बराबर गैस के मोल प्रभाज गुणे कुल दाब। तो इतनी बात आप याद रखिएगा। और एक मैंने बता दिया कि विलेयता दाब के समानुपाती होती है। चित्र में आपने देखा था कैसे हमने वेट जब तीन वेट रख दिया तो गैसें जो है घुल गई। तो निश्चित रूप से अगर आप दाब बढ़ाएंगी तो विलेयता बढ़ेगी। ये बात आप याद रखिएगा, किसमें हम कहेंगे गैसों का द्रव में। ओके, तो ये इतनी बात यहाँ पे हो गई। अब न्यूमेरिकल की पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात और जानिए कि यहाँ पर सामान्यतया हम कहेंगे कि ये जो आपका O2 है, मान लीजिए आपका O2 है, CO2 है, N2 है, Cl2 है, ये इतनी जो गैसें हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट गैसें हैं, अगर ये गैसें आपके समक्ष आती हैं तो हम कहेंगे ये गैसें जल में कम मात्रा में विलेय होती हैं। याद रखिएगा, जल में। किसमें? जल में। तो O2 की बात एनसीईआरटी ने बताया था कि जो ऑक्सीजन होती है जल में बहुत कम घुलनशील होती है। कुछ बातें और मैंने बता दी आपको, CO2, N2, Cl2 जल में कम मात्रा में विलेय होती हैं। अगर ये कम मात्रा में विलेय होंगी तो हम कहेंगे कि जो इनका मोल होगा वो विलायक के मोल से बहुत क्या होगा? कम होगा। यदि ऐसी स्थिति आ जाती है तो हम N गैस प्लस N विलायक को लगभग किसके बराबर मान लेंगे? N विलायक के, क्योंकि ये बहुत कम है। अगर मान लो ये 1 करोड़ है और ये 10 है तो इसको हम नगण्य मान लेंगे, है कि नहीं? तो जैसे हमने आतितनु विलयन में भी यही बातें की थी। तो उस स्थिति में यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? उस स्थिति में हम लोग क्या फॉर्म लगाएंगे? X गैस बराबर N गैस बटे N विलायक। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि अभी मैं एक सवाल कराऊंगा, एनसीईआरटी ने किया है, तो आपको ये कहीं बताया नहीं जाएगा कि आप ये फार्मूला कब लगाएंगे। निश्चित रूप से अगर आपको ये जानकारी नहीं होगी कि आपको कब ये फार्मूला लगा देना है और कब ये जो हमने ऊपर लिखा ये लगाना है, ओके, तो आप देख सकते हैं कब ये लगाना है और कब ये लगाना है, ये वाला कब लगाना है। तो ये दोनों बातें आप याद रखिएगा। आप तभी इस पे अंतर कर पाएंगे जब आप इसके बारे में जानेंगे। इन गैसों को आपको याद रखना है कि ये गैसें जल में कम मात्रा में विलेय होती हैं। तो अगर आप ये नहीं ध्यान देंगे और नहीं मालूम रहेगा तो फार्मूला हम ऊपर वाला लगा देंगे। अगर वो फार्मूला लगाएंगे तो निश्चित रूप से आंसर में तो कुछ डिफरेंस आ ही जाएगा। तो बच्चे जो नहीं कर पाते हैं कंपटीशनों में, यही वो चीज़ है जहाँ पे वो मिस कर देते हैं। और अगर आपने इसको सीख लिया है निश्चित रूप से मेरी गारंटी है कि आप पे इस पे कोई सवाल गलत नहीं होगा। ओके, अब आप कोई भी सवाल लगाइए, गलत होने वाला नहीं है। अब आप देखिए यहाँ पे अगर ऐसी गैसें हैं जो कि सामान्यतः जरूर पूछी जाती हैं, अगर कोई सवाल आता है तो इसी में से आता है, याद रखिएगा। तो इन गैसों के लिए जो हमारा फार्मूला बन जाएगा वो पी गैस बराबर KH और बटे N गैस बटे N विलायक। और पी गैस डाल्टन के अनुसार पी गैस बराबर हमने जो दूसरा फार्मूला बताया वो क्या था? पी गैस मतलब आंशिक वाष्प दाब बराबर मोल प्रभाज गुणे कुल दाब। तो इतनी बात आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये देखिए गैस का मोल प्रभाज बटे कुल दाब। अगर आपने इतना सीख लिया, मेरी गारंटी है कि कोई सवाल आपका ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक है आप उस टेक्स्ट बुक में जो न्यूमेरिकल जो पहले एग्जाम्पल दिए गए उनको लगा लीजिए। जो कंपटीशन में आए हुए हैं, जे में, नीट में, जो सवाल IIT में आए हुए हैं, इस हेनरी के नियम पर उनको लगाने का प्रयास करिए तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अगर आपने लेक्चर को ध्यान से सीखा है तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपको सारा सवाल आ जाएगा। ओके, और फिर भी एक आध दो सवाल अपवाद स्वरूप अगर कुछ अलग टाइप की मिलते हैं तो वो मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, उसकी चिंता आप ना करिए। ओके, अगर 100 सवाल में से एक सवाल नहीं भी लगता है तो उसको नगण्य माना जा सकता है। तो इतनी बात आप यहाँ से सीख चुके हैं। आइए हम इस कॉन्सेप्ट पे एक सवाल लेते हैं जो कि एनसीईआरटी का ही है। आइए उसको समझते हैं। सवाल है ये, यदि N2 गैस को मतलब कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस है। यही गैस है जिसके लिए हमने कहा था ये जल में बहुत ही कम विलेय होगी। याद रखिए ना, याद है ना आपको? तो N2 गैस को 293 केल्विन पर जल में, ध्यान देना, N2 गैस जल में कम विलेय होती है। तो N विलेय लेस और लेस N विलायक, याद है ना? तो इतना हमें बात याद रखना है। फार्मूला इसमें हम वही लगाएंगे।
कह रहा है जल में प्रवाहित किया जाए तो 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल N2 गैस विलय होगी। अगर हम लोग जल में प्रवाहित कर दें, मतलब घोलें, तो 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल N2 गैस विलय होगी। हमें N2 गैस की कितनी मात्रा विलय होगी मिलीमोल में, वो बतानी है। N2 का आंशिक दाब हमें दिया है, आंशिक दाब मतलब आपको P गैस दिया हुआ है, और N2 के लिए KS दिया हुआ है। ओके, हमें मोल चाहिए। पहले तो हम मोल निकाल लेंगे, अगर मिलीमोल में आंसर पूछा है तो मिलीमोल में हम उत्तर देंगे। तो निश्चित रूप से हमारा जो फार्मूला होगा, ये सब आप देख सकते हैं, ये आप डायरेक्ट लगाइए। ओके, तो इसमें देखो क्या किया है, चलो मैं एक बार इसको समझा देता हूँ, बाकी तो आप डायरेक्टली भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने फार्मूला बताया, कौन सा फार्मूला, P गैस बराबर मैंने फार्मूला आपको बताया था, P गैस बराबर हमारा था KH इंटू P गैस, ये इसी फार्मूले से लगाएंगे। ओके, P गैस बटे P विलायक। ओके, तो सॉरी N गैस बटे N विलायक, यहाँ मैंने कुछ गलत कर दिया है, P नहीं होगा, ये होगा क्या, P गैस बराबर, फार्मूला भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, KH गुणा N मतलब मोल, N गैस का मोल, और बटे N विलायक का मोल। ओके, विलायक का मोल। तो इतनी बात है, और आपको मैंने बिलियन में बता रखा है। अगर मेरा प्रीवियस लेक्चर आपने देखा हो तो आपको पता है 1 लीटर अगर विलायक है उसका मोल होगा 55.5। ओके, ये बातें आपको मालूम है। और N गैस आपको पूछा गया है। अब हम ये फार्मूला क्यों लगाएं, क्योंकि N2 जो है वो अल्प विलेय होती है, मैंने बता दिया। अगर N2 के अलावा O2 के अलावा CO2 के अलावा Cl2 के अलावा कोई और गैस होती तो हम लगाते फार्मूला N गैस बटे N गैस प्लस N विलायक, लेकिन हम ये फार्मूला यहाँ डायरेक्टली लगा सकते हैं। आप कुछ मत करिए, आप इसमें क्या लिखा है उससे कोई मतलब मत रखिए। आपको P गैस चाहिए, ओके सॉरी N गैस चाहिए, P गैस आपको दिया है, KS दिया है, N गैस निकालना है। N विलायक आपको पता है, विलायक है जल, और जल का 1 लीटर दिया है, और मैंने आपको पढ़ाया हुआ है 1 लीटर अगर जल है उसका जो मोल होगा वो 55.5 होगा। कैसे आया, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वो मैं बता देता हूं कि अगर आप 1 लीटर जल की बात करें तो उसका जल का जो घनत्व होता है वो 1 ग्राम पर ml होता है, और 1 लीटर बराबर 1000 ग्राम हो गया। तो ग्राम में मात्रा में 1000 मिल गई है। मोल बराबर हम जानते हैं ग्राम में भार बटे अणुभार, तो 1000 ग्राम में भार और अणुभार होता है जल का 18, जब भाग करेंगे कितना आ जाएगा 55.5। तो निश्चित रूप से आप ये फार्मूला लगा लीजिए, आपको मोल में आंसर मिलेगा, लेकिन मिली मोल में पूछा है तो आप इतना समझदार हैं, आप मिली मोल में उसका आंसर दे सकते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वो बात यहाँ पे किया है, आपको मैंने जो बताया आप वही काम करिए, है ना। ओके, और आप इसको भी समझ सकते हैं, यहाँ पे इसको N मोल को नगण्य माना है, देख लिए यहाँ पे नगण्य मान लिया। ओके, इसको नगण्य मान लिया गया है, तो मैंने वो चीज़ आपको पहले ही बता दी है। तो उम्मीद है हेनरी के नियम पे आपको ये सवाल समझ में जरूर आया होगा। तो इतनी बातें हो गई, अब हम लोग एक लास्ट पॉइंट हेनरी के नियम पे चर्चा कर लेते हैं। वो पॉइंट होगा हेनरी की अनुप्रयोग के बारे में। आइए जल्दी से इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, हेनरी के नियम उद्योगों में अनेक अनुप्रयोग हैं। हेनरी का जो नियम है इसका क्या क्या अनुप्रयोग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसको बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान समझिए। देखिए यहाँ पे क्या क्या है। पहला पॉइंट तो ये है, जैसे मैंने आपको कोका कोला का एग्जाम्पल बताया था। ओके, तो देखिए यहाँ पे सोडा जल, शीतल पेय, वही कोल्ड ड्रिंक्स। ओके, CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाब पर बंद किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, आप जब सोडा पानी पियेंगे तब भी उसमें वही बात होती है, और जो कोल्ड ड्रिंक्स जितनी भी आती हैं आप देखते होंगे, जब उसका ढक्कन आप ओपन करते हैं तो वहां पे CO2 गैस बाहर निकलती है। अगर हम बात करें दूसरे अनुप्रयोग में, तो दूसरा अनुप्रयोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए क्या कहता है, गहरे समुद्र में श्वास लेते हुए गोताखोरों को अधिक दाब पर गैसों की अधिक घुलनशीलता का सामना करना पड़ सकता है।
क्या मतलब है? गोताखोर जो होते हैं वो समुद्र में गहराई में जाते हैं, हीरे मोती की तलाश करते हैं, सॉरी मोतियों की तलाश करते हैं और कुछ और भी चीजें वो खोजते हैं। तो जब वो गहरे समुद्र में जाते हैं तो दाब बढ़ता जाता है, अधिक दाब। ओके, जितने वो गहराई में जाएंगे दाब बढ़ता जाएगा, और जब दाब बढ़ता जाएगा तो हम कहेंगे जो वो सांस लेंगे, जिस गैस में सांस लेंगे उस गैस में, है ना, उस गैस में ऑक्सीजन के अलावा भी कोई अगर गैस होगी तो वो भी उनके अंदर में घुलेगी। तो आगे देखते हैं, बाहरी दाब के कारण श्वास के साथ ली गई वायुमंडलीय गैसों की विलेयता। देखिए, वायुमंडलीय गैसों की विलेयता, तो वायुमंडलीय गैस में क्या क्या आएंगी? नाइट्रोजन आएगा, ओके, ऑक्सीजन आएगा, मुख्यतः दो ही है, बाकी CO2 बहुत कम मात्रा में है। तो अगर वायुमंडलीय गैस है, अगर वो टैंक में ले रखा है तो निश्चित रूप से नाइट्रोजन तो वहां पे होगा ही होगा। ओके, कह रहा है कि जो विलेयता है रुधिर में अधिक हो जाती है। क्यों अधिक हो जाती है? क्यों घुल जाता है रुधिर में अधिक? क्योंकि दाब ज्यादा है। जितना घुलना चाहिए उतना नहीं, वो ज्यादा ही घुल जाता है। जब गोताखोर सतह की ओर आते हैं, अब वापस आ रहे हैं, तो बाहरी दाब धीरे धीरे क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा, जिसके कारण जो घुली हुई गैसें हैं, उसके रक्त में जो घुली हुई गैसें हैं हम कहेंगे बाहर निकलती है, क्योंकि दाब तो कम हो गया। जब आपने ढक्कन खोला बोतल का, दाब कम हो गया, इसलिए वो ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी प्रकार जब गोताखोर ऊपर आता है दाब कम हो जाता है, तो जो घुली हुई गैसें होती हैं, जैसे वो कोल्ड ड्रिंक्स की में गैसें बाहर आती हैं, वैसे ये भी बाहर आने लगेगा। इसमें रुधिर में नाइट्रोजन के बुलबुले बन जाते हैं, बुलबुले बनना तय ही है, नाइट्रोजन के बुलबुले बन जाते हैं। यह कोशिकाओं में अवरोध उत्पन्न कर देता है। जब बुलबुले बन जाएंगे तो जगह कमजोर पड़ जाएगी, है ना। अब वो जो नली थी जिसमें रक्त जा रहा था, नली बिल्कुल क्लीन थी, अब उसमें बुलबुले बन गए तो स्पेस कम हो गया, और अब वो अवरोध उत्पन्न करेगा, अब वो दिक्कत आएगी, उसको बहने में दिक्कत आएगी। तो जब ऐसा होगा तो चिकित्सीय अवस्था उत्पन्न हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं? बेंड्स कहते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, बेंड्स, ये वर्ड जो है कंपटीशनों में यूज हो सकता है, और कंपटीशन में यही पूछा जाएगा, बेंड्स कहते हैं। यह अत्यधिक पीड़ादायक और जानलेवा होता है, बहुत अत्यधिक पीड़ा होगी। आप ही कल्पना करिए, जब रक्त सही से नहीं बह पाएगा, दाब ज्यादा पड़ेगा, पीड़ा तो होना तय ही है, और जानलेवा भी हो सकता है। बेंड्स से तथा नाइट्रोजन की रुधिर में अधिक मात्रा के जहरीले प्रभाव से बचने के लिए, नाइट्रोजन की, अभी लाइन सबसे बेहद इंपॉर्टेंट रहेगी, नाइट्रोजन की रुधिर में अधिक मात्रा के जहरीले प्रभाव से बचने के लिए गोताखोर द्वारा श्वास लेने के लिए उपयोग किए जाने वाले टैंकों में हीलियम मिलाकर, ध्यान देना यही इंपॉर्टेंट है, हीलियम मिलाकर तन की गई वायु को भरा जाता है। ओके, तो याद रखिएगा हीलियम क्यों मिलाया गया? क्योंकि हीलियम की रुधिर में विलेयता नाइट्रोजन की तुलना में बहुत ही कम होती है। ये बात क्लियर हो गई होगी। तो नाइट्रोजन रहेगा ही रहेगा, लेकिन अगर हमने हीलियम मिला दिया तो हीलियम की जो हम कहेंगे घुलनशीलता जो होती है रक्त में, बहुत ही कम कर देगा। नाइट्रोजन की घुलनशीलता बहुत कम कर देगा, तो खतरा नहीं रहेगी। ओके, अब आप आगे देखिए। अब हम तो अभी तो समुद्र में गए, ओके, गहराई में गए, दाब बढ़ा, ओके, गहराई में गए, दाब बढ़ा। अब हम बात करेंगे अधिक ऊंचाई वाली जगह पे जाएंगे। ओके, अधिक ऊंचाई की जगह पे जाएंगे जहां पे दाब क्या होता है? कम होता है। तो निश्चित रूप से जब कोई भी पर्वतरोही जो होता है, आरोहक जो होता है, जो पर्वतों पर चढ़ता है ऊंचाई पर, जब वो ऊंचाई पे जाएगा तो अधिक ऊंचाई वाली जगहों पर हम कहेंगे ऑक्सीजन का आंशिक दाब सतही स्थानों से कम होता है। जो सतहों पे जो दाब होगा उसकी तुलना में ऊपर जाने पर दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ओके, तो अब जब दाब कम होगा तो वो जो ऑक्सीजन गैस होगी वो तो कम घुलेगी रक्त में, और जब रक्त में कम घुलेगी तो निश्चित रूप से ऑक्सीजन की जो मात्रा होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि ऊंचाई पर जाने पर वो जो दाब है कम होने के नाते हमें ऑक्सीजन उतनी मात्रा में नहीं मिल पाती जितनी हमें सतह पर मिलती है। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो निश्चित रूप से जो आरोहक होगा वो कमजोर हो जाता है, अस्पष्टता सोच नहीं पाता। इसलिए अगर आपको अपने दिमाग को तेज रखना है तो खुली हवा में आपको पढ़ना चाहिए, सांस लेना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, और ताजी सांस, जितनी सांस आप अच्छी लेंगे, जितनी ऑक्सीजन की मात्रा
आपके मस्तिष्क में बढ़िया रहेगी, आपके सोचने समझने की शक्ति भी उतनी रहेगी, है ना। इसके लिए आप एक आसन है सर्वांग आसन। सर्वांग आसन आप अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको जो है यहाँ पे आपके मस्तिष्क में ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा होगा और आपका दिमाग भी तेज होगा, सोचने समझने की शक्ति भी अच्छी होगी। तो निश्चित रूप से ऑक्सीजन के कम हो जाने से, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाने से ये लक्षण होते हैं और इन लक्षणों को हम लोग क्या कहते हैं, एनॉक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं, एनॉक्सिया। तो एक तो हमने बेंड्स पढ़ा, एक हमने पढ़ा एनॉक्सिया। बेंड्स कब होता है, जब गोताखोर गहराई में जाते हैं और जब वो वापस आते हैं तो जो घुली हुई गैसें होती हैं वो बाहर निकलने लगती हैं, जो कि पीड़ादायक और जानलेवा होती हैं। और जब आरोहक पर्वतारोही जब वो पर्वतों पे ऊंचाई पे जाता है तो ऊंचाई के कारण ऊंचाई पर दाब कम होने के नाते ऑक्सीजन की मात्रा कम घुल पाती है हमारे रक्त में और फिर वो कमजोर होते हैं, सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। एनॉक्सिया का ये लक्षण कहलाता है। तो ये था हेनरी के अनुप्रयोग के बारे में जानकारी। आइए अब लास्ट पॉइंट लिख लेते हैं, ताप का प्रभाव। ताप के बढ़ने पर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं, ताप के बढ़ने पर किसी गैस की द्रव में जो विलेयता होती है वो घटती है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। वहीं पे उल्टा आपने देखा था, जब हमने कोई भी ठोस को द्रव में घोला था तो वहां पे बढ़ती थी। ओके, तो बाकी इतनी बात आप याद रखिएगा और बाकी कैसे इसको समझते हैं वो मैंने आपको लासली नियम के अनुसार बताया था। तो इतनी बात आप याद रखिएगा कि ताप का प्रभाव इसमें क्या होता है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। और अब हम इस चैप्टर में सारी बातें कर चुके हैं। जितनी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है आप लगा लीजिए और जो जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ है आप हमको भेजिए, उस पर हम एक वीडियो बना के आपको भेजेंगे। ओके, तो एक वीडियो उस पर बना देंगे जो भी प्रॉब्लम आपको हो रही होगी। ओके, तो ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे और इस चैप्टर में हम अगला शुरुआत कर रहे हैं। अगला चैप्टर जो हम लोग शुरुआत करेंगे वो होगा विद्युत रसायन। ओके, विद्युत रसायन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो ओके, आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।